नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी का अधिवेशन पश्चिम बंगाल में हो रहा है। आखिर यूपी की पार्टी को यूपी छोड़कर वेस्ट बंगाल जाकर अधिवेशन करने की नौबत क्यों आई? एक तस्वीर ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक कई नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की लिस्ट में अचानक से ममता बनर्जी का नाम भी जुड़ गया है। फिर से थर्ड फ्रंट की चर्चा होने लगी है। लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन विपक्ष अभी तक अपना नेता तक तय नहीं कर पाया है। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। भारत माता की। बीजेपी वाले आते हैं तो कांग्रेस उनको गाली देती है, कांग्रेस वाले आते हैं तो बीजेपी उनको गाली देती है। बीजेपी का शासन होता है तो कांग्रेस कहती है इन्होंने लूट लिया। अरे लूट लिया तो जब तुम्हारी सरकार आई तुम इनको जेल भेजो। अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है, फिर जिन है। अखिलेश कोलकाता में, पार्टी का नेता कार्यकर्ता काडर सब उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है कोलकाता में। उसी कोलकाता से कुछ घंटे पहले अखिलेश और ममता की मुलाकात की ये तस्वीरें निकल कर आई। मीटिंग हुई तो 2024 को लेकर क्या बातें हुई? अगर ममता बनर्जी पीएम कैंडिडेट बनी तो क्या अखिलेश यादव उनको सपोर्ट करेंगे? और क्या कांग्रेस ने अपना कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया तो अखिलेश यादव उसको सपोर्ट करेंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कोलकाता से कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। उसके बाद कोलकाता की धरती पर ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यह ऐलान कर दिया कि 2024 में वो अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे या उनका जो छोटे दलों के साथ गठबंधन चल रहा है उसके साथ करेंगे। कांग्रेस के लिए ना है। 122 सीटों पर जो विपक्षी एकता है उसको एक झटका लगा है। दरअसल ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ये जानते हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के नाम पर कांग्रेस से हाथ मिलाया तो अगले विधानसभा चुनाव में इनके लिए एक मुसीबत खड़ी हो सकती है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मिले तो थर्ड फ्रंट पर फिर से बात हुई। अमूमन ये थर्ड फ्रंट हर लोकसभा चुनाव से पहले चर्चा में आता है, चुनाव होते ही गायब हो जाता है। लेकिन थर्ड फ्रंट का नेता कौन होगा ये कोई नहीं बताता है। इधर एक अकेला मोदी, लेकिन उधर राहुल भी हैं, केजरीवाल भी हैं, ममता भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, शरद पवार भी हैं। इधर के नेता मोदी हैं, उधर का नेता कौन? टारगेट सबका एक है, 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना। लेकिन कुर्बानी देने की बात आती है तो हर कोई राजा बनना चाहता है। हालत यह हो गई है कि सबकी ढपली सबका अपना राग है। खुद नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रेस में आ जाते हैं। हालत ये हो गई कि गैर बीजेपी आधी से ज्यादा पार्टियों में पीएम कैंडिडेट भरे पड़े हैं, लेकिन मोदी के सामने कौन लड़ेगा? जब इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो कोई नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश में मायावती को अखिलेश पसंद नहीं और अखिलेश को मायावती नहीं। राजभर की अखिलेश से नहीं बनती और मायावती राजभर से दोस्ती करेंगी नहीं। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के साथ सरकार में है, लेकिन राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की बात पर आरजेडी चुप हो जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के अलग दावेदार बन गए हैं। कभी स्टालिन से मिलते हैं, कभी केसीआर से मिलते हैं और कभी शरद पवार से मिलना जुलना हो रहा है। पश्चिम बंगाल चलकर गए अखिलेश यादव को ममता दीदी ने अलग झटका दे दिया। ममता बनर्जी अखिलेश से दोस्ती नहीं करेंगी और अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। केसीआर अलग प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनकर घूम रहे हैं। एमके स्टालिन हाल ही में नीतीश कुमार से मिले, लेकिन सपोर्ट पर अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए हैं। पंजाब में अकाली दल और आम आदमी पार्टी की नहीं बनती। केजरीवाल को कांग्रेस मंजूर नहीं। इधर अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी का नाम सुनते ही अलग राह पकड़ लेते हैं। महाराष्ट्र में मामला थोड़ा ठीक ठाक लगता है। वहां में महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस सब एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बनाने की बात आएगी, शरद पवार के सामने सब छोटे हो जाएंगे।
यानी नेता विहीन दिखता है विपक्ष। ममता के मंच पर सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, लेफ्ट के मंच पर सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, खुद केजरीवाल भी उस मंच पर मौजूद रहते हैं। लेकिन जब पीएम कैंडिडेट ढूंढने की बारी आती है तो 2014 और 2019 की तरह रिजल्ट आता है, 0 बटा सन्नाटा। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन नेता होगा, ये अखिलेश यादव बता रहे हैं कि वही एक नेता होंगे। इसी तरह हर राज्य में अलग अलग स्थिति है और अभी आप देखेंगे तो मोटे तौर पे 3-4 खेमे भी बने हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी साफ साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि चुनौती पेश की। इसी तरह से तेलंगाना के भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राष्ट्र समिति बनाकर अपनी महत्वाकांक्षा का पूरे देश के सामने बता चुके हैं। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और अगर मोदी को हराना है तो उसका रास्ता भी यूपी से होकर ही निकलेगा। लेकिन यूपी में जितने भी विपक्षी दल हैं, उनके अपने अलग अलग दावे हैं और अपनी अलग अलग शर्तें। यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का प्रयोग किया जा चुका है, मायावती और अखिलेश यादव का प्रयोग भी हो चुका है। लेकिन यूपी में कभी राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस, सपा और बसपा का कॉम्बिनेशन नहीं रहा। तो क्या बिना इस कॉम्बिनेशन के यूपी में विपक्षी दल मोदी को रोक पाएंगे? चुनाव खत्म, गठबंधन हजम। अखिलेश यादव के साथ इसे संयोग कहें या प्रयोग, हर चुनाव से पहले और बाद में हो ही जाता है। 2017 में दो लड़कों की जोड़ी यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर लड़े। चुनाव खत्म होते ही गठबंधन खत्म हो गया। 2019 में अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हुआ। चुनाव खत्म होते ही गठबंधन टूट गया। 2022 में अखिलेश यादव और राजभर का गठबंधन हुआ। चुनाव खत्म हुआ और 2 महीने के बाद यह गठबंधन भी खत्म हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया। इसका मायावती को तो फायदा मिल गया, लेकिन अखिलेश यादव के हाथ आया सिर्फ नुकसान। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के 10 सांसद चुनकर आए, जबकि समाजवादी पार्टी के 5 सांसद। नीतीश कुमार बीजेपी को 100 सीटों के भीतर समेट देने का दावा करते हैं। नीतीश कुमार अभी तक शरद पवार से मिल चुके हैं, एमके स्टालिन से मिल चुके हैं, केसीआर से मिल चुके हैं, ममता बनर्जी से भी नीतीश की मुलाकात हो चुकी है। नीतीश लालू से भी मिल चुके हैं और आरजेडी के साथ सरकार भी चला रहे हैं। एक चर्चा तो आम रहती है कि नीतीश दिल्ली जाएंगे और तेजस्वी बिहार संभालेंगे। लेकिन नीतीश दिल्ली तभी जाएंगे जब अकेले आरजेडी के अलावा बाकी राजनीतिक दल भी उन्हें अपना नेता मान लें। वैसे नीतीश कुमार और ममता बनर्जी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन दिल्ली तो दूर, बंगाल से बिहार आते आते नीतीश कुमार के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं ममता बनर्जी। चाहे नीतीश कुमार हो, शरद पवार या ममता बनर्जी, ये क्षेत्रीय छत्रप हैं। मात्र एक राज्य तक इनकी पूरी रीच है, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी यानी स्वीकारता भी एक राज्य तक है। नरेंद्र मोदी ने हाल के सालों में अपनी स्वीकारता, अपनी पहचान, अपनी चमक पैन इंडिया बिखेरी है। पूरे भारत के करीब हर राज्य में नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स हैं। नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक आकर्षण है वो लोगों को लगातार भा रहा है, पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। एक पल को ये मान भी लें कि मोदी के खिलाफ सारे विरोधी एक हो जाते हैं, लेकिन उनका नेता कौन होगा तब भी ये बड़ा सवाल होगा। और उनके साथ आ जाने से भी वोटों को वो सीटों में कन्वर्ट कर पाएंगे, इस पर भी शंका है। संसद में कांग्रेस के पास 53 सीटें, बहुजन समाज पार्टी के पास 10 सीटें, समाजवादी पार्टी के पास 3 सीटें, टीएमसी के पास 23, टीआरएस 9 सीट, डीएमके 24, जेडीयू 16, एनसीपी 5, टीडीपी 3 और लेफ्ट 5। साथ ही कुछ छोटी पार्टियों को मिला दे तो 11 सीट। ये पूरी सीटें मिलकर बनती हैं 162, लेकिन अकेले बीजेपी के पास 303 सीटें हैं। गैर बीजेपी पार्टियों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन फिर भी उसका नेतृत्व तो दूसरी पार्टियों को कबूल नहीं। गैर बीजेपी दलों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी डीएमके है। राहुल गांधी के नाम पर विपक्ष में सहमति बनना बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है। इसकी एक वजह यह है कि कांग्रेस का वजूद पूरे देश में कुछ 1-2 राज्यों में ही रह गया है। खासतौर पर बड़े राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस
की कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। और इसी वजह से पहले भी राहुल गांधी के नाम पर सहमति नहीं बनी है और अभी कोई सहमति बनती भी नहीं दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त है और हालात बता रहे हैं कि मोदी की हार आसान नहीं, और अगर मोदी को हराना है तो विपक्ष को मेरा और तेरा वाला फॉर्मूला छोड़कर अपने वाले फॉर्मूले पर चलना होगा। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 5 बरस के बाद कोलकाता में हो रही है। कोलकाता में होने के इसके बहुत सियासी मायने नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना है कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता किरणमय नंदा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और वरीयता क्रम में अध्यक्ष के बाद उनका नंबर आता है। तो 1 दशक पहले भी मुलायम सिंह यादव ने उनको जिम्मेदारी देते हुए कोलकाता में अपना एक पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन रखा था। अखिलेश यादव ने भी उसी तर्ज पर इस बार यहाँ अपना एक सम्मेलन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन रखा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 68 सदस्य है। अगर उत्तर प्रदेश में ये बैठक की जाए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जमावड़ा भी लगता। तो इसलिए एक गहन चिंतन मनन करने के लिए एक नई जगह कोलकाता को चुना गया है। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव के ममता बनर्जी से संबंध अच्छे हैं। मुलायम सिंह यादव के संबंध ममता बनर्जी से कभी अच्छे नहीं रहे, सियासी संबंध। अखिलेश यादव को 2022 के विधानसभा चुनाव में बाकायदा यूपी में जाकर ममता बनर्जी ने समर्थन दिया था और अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी को इस बात पर समर्थन देने के लिए तैयार हैं कि 2024 के चुनावी नतीजे सीटों के लिहाज से विपक्षी जो जितना पाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को समय पड़ने पर राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करेंगे। कैमरामैन संजय राहुल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता।